साउथ कोरिया की राजधानी के यूनिफिकेशन हाई स्कूल में स्टोरी शुरू होती है। स्टूडेंट्स एक इंटेंस ट्रेनिंग सेशन के दौरान संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि इंस्ट्रक्टर ग्रुप 2 को मूव आउट करने का ऑर्डर देता है। इसके ठीक बाद वो ग्रुप 3 को मूव आउट करने का ऑर्डर देता है, ये चेतावनी देते हुए कि अगर वे सिर्फ गर्मी की वजह से स्लैक ऑफ करेंगे तो वे और भी पीछे रह जाएंगे। बाद में क्लासरूम में हम एक पसीने से तरबतर चिक को शिकायत करते हुए देखते हैं कि इस वेदर में पीई का क्या मतलब है। इस हॉट चिक का नाम किम सियोल है, एक 18-year-old वुमन जो यूनिफिकेशन हाई स्कूल में अपने सेकेंड ईयर में है। वो उत्सुकता से कहती है कि चूंकि वो यहाँ है तो वो एक शॉर्ट ब्रेक ले सकती है, लेकिन तभी वो फ्रीज हो जाती है जब वो एक रीप को अपनी डेस्क के नीचे खुदाई करते हुए देखती है। वो उसे वेव करता है, कैजुअल तरीके से उसका नाम पुकारते हुए। वो उसे शॉक में देखती है जब वो कहता है, तुम अभी सिचुएशन को आसानी से मिसअंडरस्टैंड कर सकती हो, लेकिन यहाँ बिल्कुल कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है और चिंता मत करो, मैंने इंश्योर किया है कि डेस्क सेफ है। लेकिन सियोल चिल्लाते हुए सीधे उसके चेहरे पर एक पावरफुल हाई फ्लाइंग किक मारती है। तुम क्या बकवास कर रहे हो क्रेजी बास्टर्ड? यहाँ ट्रांसफर होने के बाद से तुम इतने बड़े पेन रहे हो, अब तुम मेरी डेस्क में भी देख रहे हो। लड़का अपना ब्रूज्ड फेस पकड़ता है, उसे 1 मिनट वेट करने को कहते हुए, लेकिन वो कोल्डली कहते हुए स्क्रीप को पमल करने के लिए तैयार हो जाती है। तुम आज पकड़े गए पर्वर्ट। तभी एक लड़की सियोल को आवाज देती है और पूछती है कि क्या हुआ, ये बताते हुए कि उसने पास होते समय कुछ कमोशन सुना था, इसलिए वो यहाँ आ गई। फिर हमें ली हाना नाम की इस चिक से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वो भी एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। वो पूछती है कि क्या वो ओके है और सियोल उसकी मैसिव चेस्ट को जिगल होते हुए घूरती है। फिर वो अपनी डेस्क की तरफ पॉइंट करती है, ये कहते हुए कि उसने कुछ पकड़ा है, लेकिन हना कंफ्यूजन में पूछती है कि वो किसके बारे में बात कर रही है। सियोल शॉक में इधर उधर देखती है, ये सोचते हुए कि वो क्रीप कहा गया। हना को लगता है कि वेदर बहुत हॉट होने के कारण वो डिल्यूजनल है, इसलिए वो पूछती है कि क्या वो ओके है। इसी बीच हम क्रीप को एज पर लटके हुए देखते हैं, जबकि लोअर फ्लोर के स्टूडेंट्स शॉक में घूरते हैं। बाद में सीन एक अपार्टमेंट यूनिट में नाइट टाइम में शिफ्ट होता है। हम एक वुमन को टी स्टर करते हुए देखते हैं और लड़के की तारीफ करते हुए कि उसने आज भी हार्ड वर्क किया। अब हमें पता चलता है कि इस क्रीप का नाम सियोहन है। वो हम्बल रहते हुए अपने वर्क को कैजुअली श्रग ऑफ कर देता है। ये सुनकर वुमन उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है, तुमने अभी एक बड़ी प्रॉब्लम को प्रिवेंट किया है, तुम्हें पता है ना। अब हमें सन चेरन नाम की इस बैडी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ कोरिया डोमेस्टिक टीम 2 का हिस्सा है। वो टीम लीडर है। फिर वो उस टारगेट के बारे में ब्रीफ करती है जिसे उसने पहले सिक्योर किया था और रिपोर्ट किया था। उसे रिट्रीवल टीम से कॉल आया था। फोटोज को देखते हुए वो बिल्कुल एक मम्मी जैसा लग रहा था। फिर वो अपनी नोटबुक पकड़ते हुए कहती है, खैर वैसे भी सारी एफर्ट के लिए वो बहुत स्मॉल टाइम था, लगता है कि वो यहाँ ज्यादा समय से नहीं था। कोई हैरानी नहीं कि वो बॉम्ब सेट करते हुए पकड़ा गया। ये जो भी डेस्क। सूहयान तब पूछता है कि क्या क्रिमिनल पहले सिर्फ चीजों को चेक कर रहा था। चेरिन अफर्म करती है, ये कहते हुए ऐसा लगता है कि वो उन्हें टेस्ट कर रहा था। सूहयान बोर्ड को घूरता है, ये कहते हुए जैसा एक्सपेक्टेड था, नॉर्थ कोरिया में अगला लीडर गेम शुरू हो गया होगा। ऐसा लगता है कि किम सियोल नॉर्थ कोरिया की पोटेंशियल अगली लीडर है। चेरिन कमेंट करती है कि इतनी यंग उम्र के किसी को टारगेट करना वाकई क्रूएल है। फिर वो उसका नाम पुकारती है और सूहयान मजबूती से खड़े होकर अपनी टीम लीडर को पुकारता है। चेरिन एक मुस्कुराहट के साथ उससे कहती है कि सियोल की लाइफ हम पर डिपेंड करती है, अब से तुम्हें सच में हार्ड वर्क करना होगा, लेकिन बेशक मुझे हमेशा तुम पर ट्रस्ट है। लड़का मजबूती से रिप्लाई देता है कि वो समझ गया। अब हमें पता चलता है कि यूंग सूहयान नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ कोरिया डोमेस्टिक टीम 2 का हिस्सा है। वो यंगेस्ट ब्लैक ऑप्स एजेंट है। चेरिन फिर उसे बताती है कि पहले सियोल को ऑब्जर्व करना जारी रखे जब वो स्कूल लाइफ जी रही हो। चेरिन रिमार्क करती है कि वो कुछ वीक से अंडरकवर है, इसलिए वो पूछती है कि क्या किम सियोल ने कोई फ्रेंड्स बनाए हैं। सूहयान चुप रहता है और चेरिन पूछती है कि क्या उसने कुछ फ्रेंड्स नहीं बनाए हैं। वो रिमार्क करती है कि ट्रांसफर स्टूडेंट्स आमतौर पर बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ा देते हैं। हमारा गाय बहुत चुप रहता है और चेरिन कंफ्यूजन में पूछती है कि क्या उसने एक भी नया फ्रेंड नहीं बनाया है। हमारा लड़का घबरा कर कहता है कि इससे मिशन पर कोई असर नहीं पड़ता। चेरिन फिर काउच पर बैठती है और कैजुअली उसका शोल्डर पकड़कर कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है सूहयान। फिर वो डरावने तरीके से उसे उसके फ्रेंड्स बनाने के लिए कहती है और ये एक ऑर्डर है। सूहयान बेचैनी में जल्दी से इसके लिए मान जाता है। फिर सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। हाई स्कूल में हम उस क्रीप को उसका पीछा करते हुए देखते हैं, जबकि वो बार बार फ्रेंड शब्द बुदबुदा रहा है। सियोल इसे नोटिस करती है और गुस्से में उसकी तरफ इशारा करते हुए हूना को बताती है कि ये किड सच में वियर्ड है और ये वही पर्वर्ट है जिसके बारे में उसने कल बताया था। हूना रियलाइज करती है कि वो सूहयान के बारे में बात कर रही है और अजीब तरह से कहती है कि ये निश्चित रूप से थोड़ा ज्यादा है और सोचती है कि वो ऐसा क्यों है। इस बीच कुछ लड़कियां किम सियोल की पीठ पीछे बुराई करती हैं, ये हंसते हुए कि क्या उसे लगता है कि सभी लड़के उसे पसंद करते हैं। वे कमेंट करती हैं कि कल उसने एक खाली क्लासरूम में अकेले हंगामा किया था और दूसरी लड़की कहती है कि किम सियोल पागल है। वे जोर से सोचती हैं कि क्या वो अटेंशन के लिए इतनी डेस्परेट है। सियोल फिर अपना कान साफ करती है और पूछती है कि ये कौन सा कीड़ा आसपास भिन-भिना रहा है। फिर वो गुस्से में सीधे उन बुलीज के सामने आती है और कहती है कि यहाँ से सुनना मुश्किल है, क्या तुम यहाँ आकर इसे खुद कह सकती हो। फिर डरपोक लोग ये कहते हुए भाग जाते हैं कि वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। हूना अजीब तरह से कहती है कि एक औरत को दूसरी औरत से ज्यादा कोई नफरत नहीं करता। सियोल बस इसे जाने देती है, ये कहते हुए कुछ बड़ा नहीं है, बस कुछ छोटे लोग इधर उधर गड़बड़ कर रहे हैं। इस बीच हम सूहयान को
को घबराहट में फ्रेंड शब्द दोहराते हुए देखते हैं। तभी एक आवाज पूछती है कि क्या उसे किसी तरह एक फ्रेंड की जरूरत है। हमारा लड़का कंफ्यूजन में इधर उधर देखता है, ये सोचते हुए कि वो आवाज कहाँ से आई। फिर एक मोटा लड़का शेल्फ से बाहर निकलता है, हमारे लड़के को चौंकाते हुए, लेकिन उसका भारी शरीर शेल्फ में फंस जाता है और सू ह्योन उसे अजीब तरह से देखता है। लड़का फिर आखिरकार बाहर निकलता है और अपने ग्लासेस को एक कूल एनिमे पोज के साथ एडजस्ट करते हुए वो कहता है, मैंने किसी मुसीबत में फंसे हुए की आवाज सुनी, इसलिए मेरे पास खुद को अनमास्क करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने सुना है कि तुम्हें एक फ्रेंड की जरूरत है, क्या किसी तरह तुम मिलिट्री में इंटरेस्टेड हो? सू ह्यान कंफ्यूजन में पूछता है कि क्या उसे मिलिट्री पसंद है और लड़का हाँ कहता है। सू ह्यान चेरिन की सलाह याद करता है, अगर वो उलझन में है तो पहले उसे पूछना चाहिए कि उसके पोटेंशियल फ्रेंड को क्या पसंद है। ये दिखाना कि आपको वही चीजें पसंद है आपको करीब आने में मदद करता है। सू ह्यान अब एक पल के लिए सोचता है और फिर कहता है कि उसे भी ये पसंद है। लड़का एक्साइटेड हो जाता है, ये चिल्लाते हुए कि वे अब फ्रेंड हैं। सू ह्यान हैरान है कि फ्रेंड्स बनाना कितना आसान है। वो मोटा बच्चा तब कहता है, जिस पहले दिन तुम्हारा ट्रांसफर हुआ था मेरी इनसाइट ने तुम्हें पहचान लिया था। वैसे मेरा नाम पाकमुख है, इसे जोर से कहना एम्बैरेसिंग है, लेकिन मैं मिलिट्री कम्युनिटीज में काफी वेल नोन हूँ। मेरा इंटरेस्ट ओवरऑल हिस्ट्री, हर तरह के फायर आर्म्स और टैक्टिक्स और साथ ही स्ट्रेटजी में भी है। इस बीच सेओल उन दोनों को देख रही है जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और नए फ्रेंड्स बना रहे हैं। तभी उसके पास एक ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का आता है जो पूछता है कि क्या वो किम सेओल है। पीछे से वे बदसूरत लड़कियां सेओल के बारे में गॉसिपिंग शुरू कर देती हैं। वो ब्लॉन्ड लड़का उसे एक हवस भरी कॉन्फिडेंस के साथ घूरता है, ये कहते हुए, मुझे तुमसे एक पल के लिए बात करनी है, क्या तुम्हारे पास समय है या तुम स्कूल के बाद बात करना चाहती हो? सेओल अपने बालों को घुमाती है और फिर पूछती है कि क्या वे बात करने के लिए बाहर जा सकते हैं। लड़का इसके लिए मान जाता है और अब वे दोनों रूफटॉप पर हैं जो खाली कैंस के कचरे से घिरा हुआ है। ये देखकर लड़का अफसोस जताता है कि इस तरह की गंदी जगह पर कन्फेस करना अजीब लगता है। ये सुनकर सेओल पूछती है कि क्या कन्फेशन उसका बिजनेस है। उसे इसे बिजनेस कहते सुनकर वो हंसता है, ये कहते हुए कि वो इसे बहुत प्लेफुली कह रहा है। फिर वो एक कैजुअल चार्मिंग पोज देता है, ये कहते हुए, मेरे साथ एक बार बाहर चलने के बारे में क्या ख्याल है? मैं जल्द ही सॉकर में बड़ा आदमी बनूंगा। तुम्हें पता है बहुत देर होने से पहले अभी इन्वेस्ट करना बेहतर है। लेकिन सेओल एक बिना प्रभावित हुए लुक के साथ उसे मिडिल फिंगर दिखाती है। ब्रो इससे दंग रह जाता है। फिर वो उस पर चिल्लाता है, ये पूछते हुए कि क्या वो अभी उसे इग्नोर कर रही है। सेओल जाने के लिए मुड़ती है, ये कहते हुए, और क्या होगा अगर मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ? अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना है तो मैं अब जा रही हूँ, क्लास जल्द ही शुरू होगी। लड़का उसके रिजेक्शन से गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाते हुए कि लोगों को इतना इग्नोर मत करो, उसकी तरफ एक कैन मारता है। वो तब चौंक जाती है क्योंकि कैन सीधे उसके चेहरे की तरफ आ रहा है, लेकिन ठीक समय पर सू ह्यान एक सिंपल किक के साथ कैन को आधा फाड़ देता है, जिससे बची हुई ड्रिंक उस लड़के के चेहरे पर गिर जाती है। वो ब्लॉन्ड अपना चेहरा पोंछता है, ये पूछते हुए कि बीच में दखल देने वाला वो कौन है। लेकिन तभी वो सू ह्यान को एक शेर की तरह अपनी ओर घूरते हुए देखता है। वो बंदा इससे डर जाता है और सेओल उसे क्यूरियोसिटी के साथ देखती है। वो ब्लॉन्ड फिर उन दोनों की तरफ इशारा करता है, उन्हें क्रेजी बास्टर्ड्स कहता है जो सब साथ कहते हैं। सेओल सवाल करती है कि उसे इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। वो बंदा फिर इस धमकी के साथ चला जाता है कि उन सबको अब से सावधान रहने की जरूरत है। सेओल फिर सू ह्यान की तरफ मुड़ती है और गुस्से में उसे पुकारते हुए कहती है, हे पर्वर्ट, तुम भी वैसे ही हो। मैं अब तक के तुम्हारे किसी भी एक्शन को नहीं समझ पा रही हूँ। तुम खुद को क्या समझते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे पसंद करते हो? सू ह्यान तब याद करता है क्रॉन्स की सलाह जिसमें उन्होंने अफेक्शन दिखाने के बारे में बताया था। वो फिर उसकी तरफ मुड़कर कहता है, सही कहा किम सेओल, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सू ह्यान का मतलब एक फ्रेंड के तौर पर था, लेकिन वो ये हिस्सा जोर से नहीं कहता। इसलिए जब सेओल सुनती है कि वो उसे पसंद करता है तो वो उसके कन्फेशन से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। वो फिर से दोहराता है कि वो उसे पसंद करता है। वो हकलाते हुए कहती है, ये कहना बंद करो बेवकूफ, और ये मत सोचना कि इससे मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहूंगी। सू ह्यान अनजान बनकर बुदबुदाता है, सही है, हम बाहर नहीं जा रहे हैं। वो शर्मिंदगी में रिप्लाई देती है, हाँ मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी? लेकिन फिर सेओल पूछती है कि क्या वो सच कह रहा है। सू ह्यान फिर खुलासा करता है कि वो अंत तक उसकी रक्षा करेगा क्योंकि वो उसे पसंद करता है। सेओल उसके इस बोल्ड कन्फेशन से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। सीन अब दोपहर में शिफ्ट होता है। वो खिड़कियों से उसे लगातार घूर रहा है और सर्वेलेंस नोट्स ले रहा है। वो सोचता है कि टारगेट अभी सुबह से अलग बिहेवियर दिखा रही है। वो उसके हिलते हुए पैरों को नोटिस करता है और अंदाजा लगाता है कि वो घबराहट के हल्के साइंस दिखा रही है। वो गहरी सोच में लग रही है, लगातार कुछ लिख रही है। सेओल उसे घूरते हुए नोटिस कर लेती है और वो अभी भी सोच में है, नोट करते हुए कि बीमारी या इन्फेक्शन के कोई विजिबल साइंस नहीं है। फिर वो चिढ़कर अपना पेंसिल केस उस पर फेंकती है, ये पूछते हुए कि वो फिर से क्या झांक रहा है। अगर उसे ये करना ही है तो कम से कम उसे ठीक से छिपने का नाटक करना चाहिए। स्टूडेंट्स उसके अचानक इस गुस्से से चौंक जाते हैं और उसे चिढ़ में दांत पीसते हुए देखकर हुना हैरान होती है। सू ह्यान नीचे झुक जाता है और नोट करता है कि 3:34 PM पर उसका वायलेंस लेवल मैक्सिमम पर है। तभी म्यूक पास की अलमारी से बाहर निकलता है, हमारे लड़के को चौंकाते हुए। म्यूक फिर पूछता है, तुम पहले कहाँ चले गए थे? तुम गायब हो गए और मुझे तुम्हें काफी देर तक ढूंढना पड़ा। सू ह्यान सवाल करता है कि वो हमेशा ऐसी जगहों से बाहर क्यों आता है।
म्यूक फिर अपना टैबलेट उसकी तरफ करते हुए कहता है, हाल ही में नॉर्थ कोरिया के वेपन्स ऐसे लगते हैं जैसे उन्होंने दिखावे के लिए हर स्पेयर पार्ट को एक साथ चिपका दिया हो। यहाँ तक कि वो नया चावन माटू भी बाहर से ही मॉडर्न दिखता है, लेकिन असल में नीचे वही पुराना टैंक है। पेंट और शेप खराब है ना। हल और टरेट को कच्चे तरीके से वेल्ड किया गया है। स्कर्टिंग एक मेस है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये असली खतरे के बजाय बस प्रोपोगेंडा के लिए जोड़ा गया सामान है। तुम्हें क्या लगता है सूहियोन? सूहियोन गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि म्यूक पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन दे रहा है। उसकी बेचैनी देखकर म्यूक अकेले बड़बड़ाने के लिए माफी मांगता है। सूहियोन वापस अपने पीछा करने पर लग जाता है और म्यूक उत्सुकता से पूछता है कि वो किसे इतनी जोर से घूर रहा है। वो फिर हैरान होता है कि वो किम सियोल है। सूहियोन पूछता है कि क्या वो भी किम सियोल को जानता है। वो शर्मा जाता है, ये बताते हुए कि हर कोई उसे पसंद करता है। वो पूरे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। फिर वो जोर से चिल्लाकर पूछता है कि क्या वो किम सियोल में इंटरेस्टेड है। वो आगे जोड़ता है कि वो कोई एनिमे कैरेक्टर नहीं है और असल में एक असली इंसान है। ये कोई समझदारी वाला मूव नहीं है। किम सियोल की खूबसूरती के साथ एक खतरनाक गुस्सा भी आता है, लेकिन सूहियोन इसे टाल देता है, ये कहते हुए, मुझे परवाह नहीं कि वो खतरनाक है या नहीं, मैं किम सियोल को पसंद करता हूँ। लेकिन सूहियोन जोर से ये नहीं कहता कि वो उसे एक फ्रेंड के तौर पर पसंद करता है। इसीलिए म्यूक गलत समझ लेता है कि उसे उससे प्यार हो गया है। वो फिर एडजस्ट करता है। अपने ग्लासेस एडजस्ट करते हुए वो कहता है, सॉरी, मैं बहुत छोटी सोच रख रहा था। अब से मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें पूरी तरह बैकअप दूंगा। सूहियोन कंफ्यूज दिखता है, ये कहते हुए कि इसकी सच में जरूरत नहीं है। लेकिन मिंडुक रिप्लाई देता है, फ्रेंड, क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी की परवाह करने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है? वो है प्यार से भरा हुआ एक प्रेजेंट। लड़कियां खास तौर पर एक्सेसरीज की बहुत शौकीन होती हैं। इत्तेफाक से किम सियोल को प्लेन और बिना दिखावे वाला स्टाइल पसंद है। अगर तुम उसे अभी एक गिफ्ट दे सको तो तुम और भी करीब आ जाओगे। ये सुनकर सूहियोन पूछता है कि वो किस तरह का गिफ्ट होना चाहिए। मिंडुक तब अपना कोट खोलता है, ये पूछते हुए कि क्या ये साफ नहीं है। वो बताता है कि एक प्यारी सी छोटी पिस्टल के लिए चेस्ट होल्स्टर सियोल पर बहुत अच्छा लगेगा। सूहियोन इसे इमेजिन करता है और फिर एक होल्स्टर ऊपर उठाता है, ये दिखाते हुए कि उसके पास असल में एक है। मिंडुक हैरान है कि ये ओरिजिनल है। वो सूहियोन से भीख मांगता है कि उसे इसे एक बार ट्राई करने दे। इस बीच सियोल उनके चिल्लाने से चिढ़ जाती है और उनका सामना करती है। सूहियोन को अपनी आवाज कम रखने के लिए कहती है। तभी वो मिंडुक को चीखते हुए देखती है। उसका चेस्ट उस होल्स्टर से बहुत टाइट हो गया है और एक चार्मिंग टोन में वो सूहियोन से कहता है, मैंने हाल ही में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है, इसलिए ये मेरी सोच से ज्यादा टफ है। फिर भी जिस तरह से ये फिट आया है वो बिल्कुल बुरा नहीं है। ये कैसा है? क्या ये मुझ पर सूट करता है? वे दोनों दंग रह जाते हैं। तभी बटन टूट जाता है जिससे वो सीधे उसके चेहरे पर लगता है और जमीन पर गिर जाता है। फिर माहौल टेंस हो जाता है क्योंकि उसके चेहरे के भाव काले पड़ जाते हैं। मिंडुक होल्स्टर निकालता है और इसे सूहियोन को वापस दे देता है, उसका शुक्रिया अदा करते हुए और ये कहते हुए कि ओरिजिनल सच में एक अलग लेवल पर होता है। सूहियोन बस किम सियोल की तरफ मुड़ता है और इसे एक गिफ्ट के रूप में ऑफर करता है। वो पूछता है कि क्या उसे ये पसंद है, ये बताते हुए कि ये उस साइज से थोड़ा बड़ा है जो उसने पहले फिट किया था, लेकिन फिर भी ये काम आना चाहिए। किम सियोल उसे गुस्से और पूरी नफरत के साथ घूरती है। फिर वो चिल्लाते हुए उसे पीटती है, तुम खुद इस तरह की चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तुम नीच पर्वर्ट। स्कूल के बाद हम सूहियोन को अपने घर वापस जाते हुए देखते हैं, लेकिन सियोल ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा है। हालांकि वो मन ही मन कहता है, लोग कहते हैं कि एक दूसरे को मारना पीटना ही पक्के फ्रेंड्स करते हैं। लगता है मैं किम सियोल के और भी करीब आ गया हूँ। तभी एक गुंडा उसे रोकता है, ये कहते हुए, हे, क्या तुम जंग सूहियोन हो? मेरे दोस्त को तुमसे कुछ चाहिए, क्या 1 मिनट है? कई गुंडे उसे घेर लेते हैं और उनका लीडर एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा कमीने, तुम्हें मैं याद हूँ है ना? सूहियोन बस रिप्लाई देता है, तुम्हें मुझसे क्या काम है? तब यंग सू मजाक उड़ाता है कि ये पंक ऐसे नाटक कर रहा है जैसे उसे पता ही ना हो। वो पूछता है कि क्या वो भूल गया कि उसने पहले उसके साथ क्या किया था। सूहियोन बस कहता है कि ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसने पहले किम सियोल को धमकी दी थी। यंग सू आग बबूला हो जाता है कि वो अपने सीनियर से तमीज से बात नहीं कर रहा। गुंडे फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, ये कहते हुए कि उसे एक सीनियर के साथ इज्जत से बात करने की जरूरत है और ऐसा लगता है कि उन्हें उसे सबक सिखाने की जरूरत है। फिर वे उसे एक अंधेरी गली में ले जाते हैं उसे सही तमीज सिखाने के इरादे से, लेकिन हम एक लड़की को देखते हैं जो उन्हें सूहियोन को ले जाते हुए देख रही है। सीन फिर सॉकर के मैदान की तरफ शिफ्ट होता है और हम बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। इस बीच किम सियोल ख्यालों में खोई हुई है। सियोल उस बारे में सोच रही है जब सूहियान ने उसे बचाया था और आखिरी दम तक उसकी रक्षा करने की कसम खाई थी। हूना तब सियोल को आवाज देती है और पूछती है कि वो क्या कर रही है और उन्हें जल्दी करनी चाहिए। सियोल उसके साथ हो लेती है, ये कहते हुए कि ये कुछ नहीं है और अभी भी थोड़ा ठंडा है, इसलिए उन्हें जल्दी अंदर चलना चाहिए। सीन अब सूहियान की यूनिट में शिफ्ट होता है। वो अंदर आता है, टीम लीडर को विश करता है और रिपोर्ट देता है कि टास्क पूरे हो गए हैं। हम चेरिन को नशे में धुत इधर उधर लड़खड़ाते और उसे विश करते हुए देखते हैं कि उसने आज भी अच्छा काम किया।
किया। वो फिर पूछती है कि क्या आज कुछ हुआ, और वो हाँ कहता है, ये बताते हुए कि रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी अजीब नहीं है। चेरिन तब कहती है कि वो अभी दखल नहीं देने वाली है और उन्हें एहसास होगा कि वे दोनों ही इसमें शामिल हैं। तभी चेरिन से खाली कैंस का एक पैक गिर जाता है। सू हियान पलक झपकते ही उन्हें जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लेता है और चेरिन तालियां बजाती है, ये कहते हुए कि ये एक नाइस कैच है। सू हियान फिर इज्जत के साथ कहता है, सीनियर क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं थोड़ा साफ सफाई कर दूं? हम फिर देखते हैं कि कमरा खुले हुए कैन से भरा पड़ा है। चेरिन नशे वाली आवाज में जवाब देती है, क्या ये सच में इतना गंदा है? ये एक झंझट है, इसे बाद में करते हैं। सू हियान लेकिन वो ग्लव्स पहन लेता है और कहता है, सीनियर आप लेटी रह सकती हैं, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा। फिर कुछ मिनट्स बाद हम देखते हैं कि कमरा चमक रहा है। ये देखकर चेरिन कमेंट करती है, वाओ ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तब था जब हम पहले दिन यहाँ आए थे। फिर वो उसे एक पल के लिए घूरती है और उसका नाम पुकारती है, ये पूछते हुए क्या स्कूल जाना मुश्किल नहीं है? वो जवाब देता है, नहीं ये मुश्किल नहीं है, ये पहली बार है जब मैं स्कूल या फ्रेंड से डील कर रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ है भी तो ये एक नया एहसास है, इसलिए ये बहुत मजेदार है। चेरिन को इससे राहत मिलती है। सीन फिर एक अंधेरी गली में शिफ्ट होता है जहाँ वे गुंडे मौजूद हैं। एक रहस्यमयी आदमी वहाँ से गुजरता है, लेकिन जब वो उन्हें किसी चीज के बारे में बात करते हुए सुनता है तो रुक जाता है। गुंडे सोचते हैं कि आखिर वो सू हियान क्या चीज था, वे एक भी वार नहीं कर पाए और उसे बस जाने दिया। ये बहुत शर्मनाक है। उस लड़के में तमीज नहीं है लेकिन वो एक मास्टर है। वे फिर सोचते हैं कि वो सिर्फ बचता क्यों रहा। सू हियान बिल्कुल एक बिना हड्डी वाले जीव की तरह इधर उधर डोल रहा था। वे मानते हैं कि इससे उनके प्राइड को चोट पहुंची है, लेकिन वो बहुत तेज था। जो भी हो, वे तय करते हैं कि अब उससे पंगा नहीं लेंगे क्योंकि कुछ गड़बड़ लग रही है। पास में छिपा रहस्यमयी आदमी इस बात पर मुस्कुराता है। जोंगू दांत पीसते हुए उन्हें पुकारता है और कहता है, हे तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मैंने तुमसे उसे बाहर करने के लिए कहा था क्योंकि उस पंख को किम सियोल के पास देकर मुझे चिढ़ होती है। हालांकि गुंडे कहते हैं कि वे एक भी वार नहीं कर पाए तो वे उसे नीचे कैसे गिरा सकते हैं। तभी वो रहस्यमयी आदमी साय से बाहर आता है और कहता है, एक सेकंड रुको दोस्तों, मुझे तुम सबसे कुछ पूछना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम उस लड़की किम सियोल के बारे में क्या जानते हो? वे लोग तब भड़क जाते हैं कि वो भी उनसे बात करते समय इज्जत नहीं दे रहा है। जोंगू गुस्से में चिल्लाता है, ये पूछते हुए कि वो कौन है जो किम सियोल के बारे में बकबक किए जा रहा है। फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ वो जवाब देता है, मैं बस ये समझ लो कि मैं कोई ऐसा हूँ जिसे सियोल में बहुत इंटरेस्ट है। सीन अब अगले दिन स्कूल में शिफ्ट होता है। हुना सियोल के पास आकर कहती है, क्या तुमने वो कहानी सुनी? पास के दूसरे स्कूल के बच्चों के बीच जरूर कोई लड़ाई हुई होगी। वे कहते हैं कि हर कोई बहुत बुरी तरह घायल हो गया, पूरा केओस था, दुनिया डरावनी है ना? मुझे लगता है कि आज घर जाते समय हमें सावधान रहना चाहिए। इसी बीच हम देखते हैं कि सियोल ख्यालों में खोई हुई है और सू हियान को ऑब्जर्व कर रही है, जो अपने दोस्त को मिलिट्री इक्विपमेंट के बारे में बकबक करते हुए सुन रहा है। उसे डिस्ट्रैक्टेड देखकर हुना पूछती है कि क्या कुछ गड़बड़ है, और सियोल जल्दी से मुड़ते हुए इसे कुछ नहीं कहकर टाल देती है। लेकिन तभी सू हियान ठीक उसके चेहरे के सामने आ जाता है, जिससे उसकी जान ही निकल जाती है। वो चिल्लाती है, तुम नीच पर्वर्ट, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? मैंने तुम्हें वहाँ खड़े न होने के लिए कहा था। वो फिर अपनी स्लीव ऊपर करती है, हाथ चलाने और इस क्रीप को सबक सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन अचानक एक तेज आवाज सबको रुकने का ऑर्डर देती है। एक स्पीकर में एंट्री म्यूजिक बजता है और दो लड़कियों के साथ एक लड़का उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम इस पवित्र स्कूल में बहुत शोर कर रहे हो। मुझे यकीन है कि ये दूसरे दोस्तों की पढ़ाई में बाधा डाल रहा है। इस शोर शराबे को तुरंत बंद करो। उसकी लड़कियां तब चिल्लाती हैं कि वो कूल है और उसकी हीरोइज्म के वीडियोस लेती हैं। सू हियान और सियोल इस बेवकूफ को घूरते हैं और जैसे ही वो उसे डिसिप्लिन कमेटी लीडरशिप बैच दिखाते हुए देखती है, वो सू हियान को छोड़ देती है और गुस्से के साथ कहती है, ठीक है इसे बंद करते हैं। पास की एक लड़की अपनी दोस्त से हंसकर कहती है कि वो नाटक कर रही है, लेकिन ये कुछ खास नहीं है। उसकी दोस्त मान जाती है, ये कहते हुए, सही है, क्या उसे लगता है कि फेमस होना ही सब कुछ है? हम डिसिप्लिन कमेटी के बिना क्या करेंगे? वो दोस्त सहमत होती है कि भले ही वो अजीब है, कभी कभी वो शुक्रगुजार होती है। ये सुनकर वो लड़का घमंड में है, जबकि सियोल का चेहरा काला पड़ जाता है। सू हियान इसे नोटिस करता है और पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम आई है। वो गुस्से के साथ उसे चुप रहने का ऑर्डर देती है। वो चली जाती है और वो जवाब देता है कि वो समझ गया और शांत रहेगा। वो लड़का फिर अपने ग्रुप के साथ हंसते हुए चला जाता है कि एक केस सॉल्व हो गया। सीन अब बाद में शिफ्ट होता है। सू हियान अपने दोस्त के साथ एक बेंच पर बैठा है। उसकी खामोशी देखकर मिंडुक पूछता है कि वो इतनी गहराई से क्या सोच रहा है। सू हियान जवाब देता है, अभी वो कौन था जिसने किम सियोल की बिहेवियर पर उंगली उठाई थी? मिंडुक जवाब देता है, तुम्हारा मतलब डिसिप्लिन कमेटी हेड? वो हमारे स्कूल के सबसे ताकतवर स्टूडेंट्स में से एक है, लेकिन कभी कभी वो खुलेआम सिर्फ सियोल को टोकता रहता है। मैं उसके बहुत करीब नहीं हूँ, इसलिए मुझे डिटेल्स नहीं पता। तभी एक लड़की इज्जत से सू हियान के पास आती है, ये पूछते हुए कि क्या वो उसे वो कहानी बता सकती है। मिंडुक इस अचानक हुई घटना से हैरान है और पूछता है कि ये किस तरह की कहानी है। लड़की एक दोस्ताना रिजेक्शन देने की कोशिश करती है, लेकिन फिर सीधे मिंडुक से कहती है, क्या मैं सू हियान से अकेले बात कर सकती हूँ? मिंडुक इससे टूट जाता है, लेकिन फिर भी ये कहते हुए चला जाता है कि कुछ नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो बाकी सब सू हियान पर छोड़ रहा है। लड़की मिंडुक से माफी मांगती है। ऐसा लगता है कि ये वही लड़की है जिसने सू हियान को उन गुंडों के साथ सबक सिखाने के लिए जाते हुए देखा था। सीन अब किम सियोल की तरफ शिफ्ट होता है, जब वो वेंडिंग मशीन से एक कोला खरीदती है। हुना बुदबुदाती है,
वो डिसिप्लिन कमेटी हेड, वो क्यों? वो हमेशा वैसा नाटक क्यों करता है जहाँ बच्चे देख रहे हों? आज भी कोई वजह जरूर होगी, शायद इसका सूहियान से कुछ लेना देना है। सियोल शांति से जवाब देती है, क्या ऐसा है? उसका ये शांत बर्ताव देखकर होना पूछती है कि वो इतनी शांत क्यों है, जबकि उन्हें असल वजह ढूंढनी चाहिए कि ये आखिर है क्या। सियोल जवाब देती है, तो अगर तुम्हें पता चल भी गया तो क्या? वैसे भी ये सिर्फ 1 या 2 बार तो हुआ नहीं है। तुम पहले वापस जाओ, मैं अंदर जाने से पहले थोड़ा टहलूंगी। उसे अकेले जाने का प्लान बनाते देख होना साथ चलने की कोशिश करती है, लेकिन सियोल जिद करती है कि वो थोड़ा सोचने के लिए अकेले जाएगी। होना चिंता में उसका नाम बुदबुदाती है, लेकिन उसे याद आता है कि अब तैयारी करने का समय भी हो गया है। फिर हम सियोल को अपने फोन में खोया हुआ देखते हैं। तभी मिंडुक सीढ़ी से नीचे आता है और बुदबुदा रहा है कि ये ठीक है और उसे इस बैटलफील्ड पर नहीं चुना गया। फिर वो सियोल से टकरा जाता है, जिससे वो दर्द में कराह होती है। वो जल्दी से माफी मांगता है, ये कहते हुए कि उसे ठीक से आगे देखना चाहिए था। फिर उसे एहसास होता है कि ये सियोल है, तो वो उसे पुकारता है और कहता है कि बड़ी मुसीबत हो गई है। सियोल समझ जाती है कि ये सूहियान का दोस्त है और बुदबुदाती है कि ये बहुत सही टाइमिंग है और उसे कुछ पूछना है। मिंडुक इससे हैरान है और सीन सूहियान की तरफ शिफ्ट होता है। वो ग्लासेस वाली लड़की शर्माते हुए कहती है कि ये सोचना कि मैं तुमसे इतनी आसानी से बात कर पाऊंगी सूहियान, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैंने तुमसे पहले ही बात कर ली होती। सूहियान हालांकि मजबूती से जवाब देता है कि वो कहानी सिर्फ एक चारा थी, इसलिए वो पूछता है कि उसे उससे क्या काम है। वो एक शाय एनिमे पोज बनाती है और कहती है कि असल में मुझे तुम्हारा वो हिस्सा बहुत पसंद है। क्या ये कोल चाम है? तुम सियोल के अलावा किसी और को नहीं देखते। ये सूहियान का ध्यान खींचता है और वो अपनी बात जारी रखती है कि जब से तुम कुछ वीक्स पहले यहाँ ट्रांसफर हुए हो, मैंने न जानने का नाटक किया, लेकिन मैंने सब देखा। तुम सियोल के साथ कैसा व्यवहार करते हो और मैं सच में इस बात से हैरान थी कि वे सभी एक्शंस सियोल के लिए थे। लेकिन किम सियोल का रिएक्शन कैसा था? उसने तुम्हें इग्नोर किया, गुस्सा किया, कोसा, मारा और फिर से मारा। मुझे बस लगा कि ये बहुत ज्यादा था। फिर हम देखते हैं कि सियोल इस बातचीत को छिपकर सुन रही है। वो ग्लासेस वाली लड़की कन्फेस करती है, अगर मैं होती तो मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती सूहियान, तो क्या तुम मेरे साथ क्लोज फ्रेंड्स बनने की कोशिश करोगे? सियोल की आंखें फटी रह जाती हैं क्योंकि वो उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है। सूहियान उससे कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रही हो, लेकिन मैं किम सियोल के लिए ये सब कुछ बदले में मिलने की उम्मीद में नहीं करता। मैं बस किम सियोल के लिए करता हूँ क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। वो लड़की उसके प्यार के इस बोल्ड डिक्लेरेशन से हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वो कहती है कि उसकी हरकतों की वजह से ही सियोल मुसीबत में लग रही थी। हमारा लड़का चुप हो जाता है और फिर मजबूती से कहता है कि ये ट्रायल एंड एरर है। ये सुनकर सियोल शर्मा जाती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और वो लड़की सूहियान से माफी मांगती है और कहती है कि वो साइड से उसे चीयर करेगी। सीन अब बाद में शिफ्ट होता है। सूहियान घर वापस जा रहा है, लेकिन उसे ली हुना रोक लेती है। वो पूछता है कि उसे क्या चाहिए और ये उसका रास्ता नहीं है। वो जवाब देती है कि वो सही है, लेकिन आज वो उससे बात करना चाहती थी। फिर वो एक डरावनी हंसी हंसती है और सूहियान अलर्ट हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में एक फिलामेंट ब्लेड है और वो पूछ रही है कि क्या उसके पास एक पल है। सूहियान आखिरी सिकोड़ते हुए कहता है, मैं रहने देता हूँ, रात के खाने का समय होने वाला है। वो हंसती है और कहती है, तुम दिखने में जितने सीधे हो उससे कहीं बेहतर मजाक कर लेते हो। फिर कहती है, एक पल के लिए भी नहीं। वो जवाब देता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन अभी मुझे तुम्हारे अंदर से जान से मारने वाली बहुत ज्यादा नफरत महसूस हो रही है। तभी वो अलर्ट हो जाता है क्योंकि वो उस पर हमला करती है और जैसे ही वो झुकर बचता है, हम देखते हैं कि हुना उसके पास से निकल चुकी है। हुना को यकीन है कि उसने उसका सिर काट दिया है और वो ठंडे दिमाग से बुदबुदाती है, तुम्हें इसी तरह एक सही दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन फिर वो जम जाती है क्योंकि सूहियान पूछता है कि उसने उस पर हमला क्यों किया। वो उसके इस बर्ताव के लिए सही वजह पूछता है। वो नोटिस करता है कि उसकी टाई बीच से कट गई है, इसलिए वो उससे इसके हट जाने के लिए कहता है। वो एक और हमले के लिए तैयार होती है और कहती है कि वो सिर्फ किस्मत से बच गया और अब ऐसे नाटक कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसलिए वो उस पर झपटी है और उसे इसे चकमा देने के लिए कहती है, लेकिन सूहियान आसानी से उसके हमलों से बच जाता है और कहता है कि उसका अभी लड़ने का कोई इरादा नहीं है, उसे बस हालात के बारे में बताना होगा। लड़ाई के बीच में वो आराम से अपनी घड़ी देखता है और कहता है, बहाने बनाना बंद करो और जवाब देना शुरू करो, ये मेरे रात के खाने का समय है। हुना आग बबूला हो जाती है कि वो इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है और वो चिल्लाकर उसे चुप रहने को कहती है और फिलामेंट का इस्तेमाल करके उसका पैर पकड़ लेती है। फिर वो इसे खत्म करने की तैयारी करती है और वो हैरान रह जाता है कि उसने उसे कब पकड़ा और जो हमला उसकी तरफ आ रहा है वो खतरनाक है। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी गर्दन काट दे, गोली चलने की आवाज के साथ फिलामेंट टूट जाता है। हुना अपने घुटनों पर गिर जाती है क्योंकि वो देखती है कि उसकी फिलामेंट ब्लेड के 2 टुकड़े हो चुके हैं। चरिन लड़ाई के बीच में आती है और मजाक में कहती है, अब क्या हम शुरू करें दोस्तों? कैसा रहेगा अगर हम यहाँ लड़ना बंद कर दें क्योंकि हम दोस्त हैं? हुना तब गुस्से में खड़ी होती है और चिल्लाती है, बकवास मत करो, तुम्हारे साथ कौन दोस्त है? चरिन अवाक रह जाती है। फिर वो अपनी जैकेट की चेन नीचे करती है और उसे टाइम आउट के लिए कहती है। सीन अब बाद में शिफ्ट होता है सूहियान के अपार्टमेंट के अंदर। चरिन हुना को बड़े पैमाने पर देखने के लिए कहती है। वो चार्ट पर गोला बनाती है और ये देखकर हुना पूछती है कि क्या सियोल खतरे में है? चरिन हाँ कहती है और बताती है कि वो अभी बहुत खतरनाक स्थिति में है, इसीलिए हमारे बड़ों और तुम्हारे बुजुर्गों के बीच एक समझौता हुआ है। अब हम देखते हैं कि ली हुना नॉर्थ कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का हिस्सा है। वो किम सियोल की डायरेक्ट बॉडीगार्ड है। हुना तब पूछती है, क्या मेरे दादाजी ने सच में मुझसे आप लोगों के साथ काम करने के लिए कहा था? चरिन हाँ में सिर हिलाती है
और होना सवाल करती है कि वो ऐसा फैसला क्यों करेंगे। चेरिन जवाब देती है कि ये किम सियोल की वजह से है। खैर, सारी परेशानी को किनारे रखें तो उसकी सुरक्षा ही बुजुर्गों की सबसे पहली प्रायोरिटी है। होना अभी भी हिचकिचा रही है, इसलिए चेरिन कहती है, अगर इतना समझाने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो तुम इसे बस एक ऑर्डर की तरह मान सकती हो। ठीक है, बड़े नजरिए से देखें तो ये बहुत ज्यादा असरदार और रणनीतिक रूप से सही है। सू हियान चुपचाप देखता है क्योंकि चेरिन साफ तौर पर हुना को अपनी बातों में फंसा रही है। हुना कहती है कि वो समझ गई और अभी के लिए इसे मान लेती है। चेरिन तब एक दयालु आवाज में कहती है, ओ वैसे एक बात है जिसे लेकर मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हुना उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है और चेरिन पूछती है, वो बुजुर्ग व्यक्ति किस तरह के इंसान हैं जिनके साथ वो रहती है? हुना अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहती है, बस कोई है जिसके साथ मैं रहती हूँ। क्रोन जोर देते हुए कहती है, चलो भी, वो साफ तौर पर कोई ऐरे गहरे नहीं है। यहाँ तक कि हमारे हायर अप्स भी उन बुजुर्ग के बारे में जानते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें हमेशा सियोल जैसे वीआईपीज की रक्षा के लिए तैनात किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, भले ही वो उनकी अपनी बच्ची नहीं है। हुना का चेहरा उतर जाता है और वो पूछती है कि क्या ये सच में इतनी बड़ी बात है अगर बच्चा सगा ना हो? सू हियान तब उसे चेतावनी देता है कि टीम लीडर से बात करते समय अपनी जुबान पर लगाम रखे, लेकिन क्रोन उसे रोक देती है और एक प्यारी माँ की तरह उसके पास जाकर माफी मांगती है। सॉरी, मैंने बात को ऐसे कहा जिसका गलत मतलब निकल सकता था। क्या तुम्हें बुरा लगा? वैसे भी अब हमें और भी दुश्मनों के लिए सावधान रहने की जरूरत होगी। मुझे लगता है कि अगर हम मिलकर काम करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हुना खुद भी बहुत काबिल है, लेकिन अगर तुम साथ काम करती हो तो हम सारा क्रेडिट तुम्हें ही देंगे। फिर वे बुजुर्ग भी हमारी कूल हुना को और भी ज्यादा पसंद करेंगे। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें सच में तुम्हारी जरूरत है हुना। अपनी इतनी तारीफ सुनकर हुना शर्मा जाती है और मान जाती है। क्रोन का चेहरा एक चालाक शैतान जैसा हो जाता है और वो मन ही मन कहती है कि बच्चों को संभालना उसकी स्पेशलिटी है। इस बीच सू हियान टीम लीडर को देख रहा है कि कैसे उसने कामयाबी से हुना को अपनी बातों में फंसा लिया। चेरिन फिर खुद को संभालते हुए कहती है, ठीक है, क्योंकि ये मामला अच्छे से सुलझ गया है तो स्कूल में तमीज से रहना, समझे? बच्चे मान जाते हैं। हुना फिर ये कहते हुए निकल जाती है, मैं वापस जाकर अपना डेटा तुम्हारी तरफ शेयर कर दूंगी। क्रोन उसका शुक्रिया अदा करती है। उसके जाने के बाद सू हियान क्रोन को आगाह करता है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। क्रोन जवाब देती है, ओ मेरे दोस्त, क्या वो वैसी लगती है? वो एक अच्छी बच्ची है, बस अभी थोड़ा कम तजुर्बा है। खैर, सू हियान अब से हुना पर भी नजर रखना। सू हियान मान जाता है और सीन सियोल की तरफ शिफ्ट होता है। रात का समय है, फिर भी वो सड़क पर अकेली चल रही है और अपने फोन में खोई हुई है। वो हुना को मैसेजेस भेजती है और पूछती है कि वो उसका फोन क्यों नहीं उठा रही। वो पूछती है कि क्या उसे चोट लगी है और अपनी एक पिक्चर भेजती है कि वो उसके जवाब का इंतजार कर रही है। फिर वो एक और मैसेज भेजती है कि उसने इसे देख लिया है फिर भी कॉल नहीं किया। सियोल उसके इग्नोर करने से चिढ़ जाती है। वो मैसेजेस की बाढ़ ला देती है और पूछती है कि क्या कुछ सीरियस हुआ है और वो कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही। तभी वो हाफने लगती है क्योंकि उसे एक बात का एहसास होता है। वो सोचती है कि कहीं हुना का किडनैप तो नहीं हो गया, क्योंकि वो उसके कॉल्स को कभी इग्नोर नहीं करती। वो अपने कॉन्टैक्ट्स में जाती है और सोचती है कि ऐसी स्थिति में वो किससे पूछे, लेकिन उसकी निराशा की कोई सीमा नहीं रहती जब वो देखती है कि उसके पास सिर्फ अपने पेरेंट्स और अपनी सहेली का नंबर है। वो ये देखकर जम सी जाती है, लेकिन डरो मत, ये 2026 है, इसलिए वो चैट जीपीटी को पुकारती है और एआई दोस्त तुरंत जवाब देता है कि वो उसके लिए यहाँ है। सियोल उससे कहती है कि उसकी सहेली जवाब नहीं दे रही है तो उसे क्या करना चाहिए। वो जवाब देता है, ओ नहीं, तुम बहुत चिंता में होगी क्योंकि तुम्हारी सहेली जवाब नहीं दे रही है, लेकिन अब और फिक्र मत करो, मैं अब यहाँ हूँ। ऐसी स्थिति में तुम्हें तुरंत जो करना चाहिए वो ये है। सियोल बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार करती है, जैसे वो कुछ बड़ा बताने वाला हो। तब एआई कहता है, जीपीटी पेड सब्सक्रिप्शन के साथ अपग्रेडेड प्रीमियम जीपीटी 2.0 आपकी सहेली से दोबारा जुड़ने में मदद कर सकता है। अभी हमारा एक स्पेशल प्रमोशन चल रहा है। सियोल ये सुनकर भड़क जाती है और चिल्लाती है, ये किस तरह की बकवास है कमीने? एआई आंख मारते हुए पूछता है कि ये कैसा था और क्या इससे कोई मदद मिली? सियोल चिल्लाती है, मदद गई तेल लेने, तुमसे पूछना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इस बीच हम एक अजीब आदमी को पीछे से उसके पास आते हुए देखते हैं। एक शैतानी मुस्कान के साथ वो बुदबुदाता है कि उसने सियोल को ढूंढ लिया है। सियोल इस मंडराते खतरे से एकदम अनजान है। वो एआई को कोसती है और उसे कुछ सच में काम का बोलने को कहती है, क्योंकि ये सब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। एआई माफी मांगता है और कहता है, मुझे लगा कम से कम इससे थोड़ी मदद मिलेगी। फिर वो उसे तलवार कहकर बुलाता है। सियोल ये सुनकर दंग रह जाती है। एआई कहता है कि उसका वो मतलब नहीं था, लेकिन वो उसे लगातार कोस रही थी, इसलिए उसे लगा कि उसे तलवार कहना ठीक रहेगा। इसी बीच उसके पीछे एक स्कूटर वाला लड़का आता है, जबकि सियोल एआई पर चिल्ला रही है कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा है। तभी वो आदमी उसे सावधान रहने को कहता है, क्योंकि वो सीधे उसकी तरफ आ रहा है। सियोल चौंक जाती है क्योंकि उसके पास हटने का समय नहीं है, लेकिन वही रहस्यमयी आदमी सियोल को बचा लेता है। स्कूटर वाला माफी मांगता है और वो लाल बालों वाला लड़का पूछता है कि क्या वो ठीक है। सियोल बुरी तरह शर्मा जाती है क्योंकि उसने उसे प्रिंसेस की तरह गोद में उठा रखा है। सियोल लड़खड़ाती आवाज में उसे बताती है कि वो ठीक है, लेकिन उसे खुद से दूर करने को कहती है। वो माफी मांगता है और उसे छोड़ देता है। तभी एक और गुंडा प्लान बी पर काम करने का फैसला करता है और सियोल
की तरफ एक तेज बेसबॉल फेंकता है, लेकिन वो लाल बालों वाला लड़का उस तेज गेंद को बड़े आराम से पकड़ लेता है और सियोल को दोबारा बचा लेता है। बेसबॉल फेंकने वाला उनसे माफी मांगता है और पूछता है कि क्या उन्हें चोट लगी, लेकिन वो लड़का इसे मामूली बात समझकर टाल देता है। सियोल का मुंह हैरानी से खुला रह जाता है जब वो उस गेंद से धुआं निकलते देखती है जिसे उस लड़के ने खाली हाथ से पकड़ा था। वो लड़का उससे पूछता है कि क्या ऐसी चीजें अक्सर होती रहती हैं, लेकिन तभी वो डर के मारे चिल्लाती है क्योंकि एक ट्रक सीधे उनकी तरफ आ रहा है। लेकिन वो लड़का उसे ट्रक से भी बचा लेता है और कहता है, वो ये तो सच में पागलपन है। ऐसा लगता है जैसे मुसीबत कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। शायद तुम वैसी हो जो जहाँ भी जाती है खतरे को अपनी तरफ खींच लेती है। इस बीच सियोल उसे घूरती है और सोचती है, ये लड़का क्या ये बेवकूफ है? कम से कम बाहर से तो ठीक दिखता है। फिर वो उलझन में पड़ जाती है जब वो कहता है कि अभी भी फिर से खतरा होने वाला है। हम फिर देखते हैं कि उसने अपने पीछे एक खंजर पकड़ रखा है और वो उसे खत्म करने के लिए तैयार है। ये वीडियो का अंत है। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये पसंद आया और आप और भी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और कमेंट छोड़ना ना भूलें।